दोस्तों, आज के साक्षात्कार में हम बात कर रहे हैं श्री कौशलेंद्र सक्सेना जी से, जो कि क्राइस्ट स्कूल के 1998 वर्ष के छात्र हैं और वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। आज के इंटरव्यू में वे बता रहे हैं अपने स्कूल के दिनों की अपनी सुनहरी यादों को और शिक्षकों के द्वारा दिए गए उनके जीवन में योगदान को, और इसके अलावा वे रेखांकित कर रहे हैं अपने स्कूल में बिताए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में भी। तो आइए कौशलेंद्र सक्सेना जी से ही सुनते हैं क्लासरूम से युद्ध के मैदान तक के सफर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज पहुंच चुके हैं मिस्टर कौशलेंद्र सक्सेना जी के पास। देश के प्रति इतनी महत्वपूर्ण काम करने वाले पद पे एक ऐसे सज्जन हैं जिनको बचपन से लेके जवानी तक हमारे शहर गुना में गुजरी। तो ज़रा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपनी बचपन की यादें और शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा हमें बताओ। मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म बैतूल में हुआ। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो जब मेरा जन्म हुआ मैं बैतूल में था। उसके बाद जब मैं तीसरी कक्षा में आया तो उसके बाद मैं गुना में आया और गुना में फिर यहाँ से मैंने तीसरी क्लास से शिक्षा ली। तो शिक्षा लेने के बाद पहले तीसरी से पाँचवीं तक वंदना कॉन्वेंट स्कूल, और उसके बाद पहले की जो प्रक्रिया थी उस समय की एक जानकारी, माफ़ी चाहती हूँ, एक जानकारी हमें मिली है जो शायद आप सुनवो ना चाहो, मगर हमरो कहवो जरूरी है कि तीसरी क्लास में आप फेल भी हो गए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि मैं तीसरी क्लास वहाँ से आया था। फिर यहाँ पर आके मैं बैतूल में तीसरी क्लास में मैं फेल हो गया था। फेल किया, पहले मेरी सप्लीमेंट्री आई, फिर मैं यहाँ आ चुका था, मैं दोबारा सप्लीमेंट्री देने गया, फिर मैं सप्लीमेंट्री में फेल हो गया। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है सक्सेना साहब कि हमने आज तक फेल होते भाई बहुत से लोग सुने, मगर तीसरी कक्षा में कोई फेल होगा ये तो कई बार बड़ी आश्चर्य की बात है। ज़रा बताओ हमें कि कैसे ऐसा होगा। मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि मैं भी वहाँ पे भी एक मिशन स्कूल में था, लिटिल फ्लावर स्कूल में। लेकिन मेरा बचपन से जो रुझान था बहुत ज़्यादा खेल में ही था। मतलब मेरे को शायद कॉपी किताब लेके बैठाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे करी बैतूल में मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद ये होता था कि जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ के लास्ट टाइम में पास होता था। लेकिन तीसरी में जब तीसरी में आया तो वहाँ फेल हो गया। दोबारा यहाँ से पढ़ के जब दोबारा सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने गया मैं दोबारा फेल हो गया। यहाँ तक कि एक रोचक किस्सा है वंदना कॉन्वेंट स्कूल का। तो तीसरी के बाद गुना आ गए, तो अब मेरे को जो एडमिशन लेना था वो दोबारा तीसरी में लेना था जी। उसके बाद उस टाइम पे वंदना कॉन्वेंट यहाँ एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल, जो कि उस टाइम पे सिस्टर मैरियट थी, उनने एडमिशन के लिए मना कर दिया कि शायद उनने मुझसे इंटरव्यू में वॉच की स्पेलिंग पूछी तो, और मैं शायद वॉच की स्पेलिंग नहीं बता पाया। तो उन्होंने बोला, तो जो मेरे सहयोगी थे, मेरे जानने वाले थे, जो मुझे लेके गए थे रेफरेंस के साथ, तो उन्होंने उनसे बोला ये तीसरी में एडमिशन लेने आए, इसको वॉच की स्पेलिंग नहीं आए, हम इसको दोबारा तीसरी में एडमिशन क्यों दें। तो शायद उन्होंने ये बोल के लिए कि आप इसको रख लीजिए, आप आप एडमिशन दीजिए, और अगर आपको लगता है कि महीने 2 महीने बाद लगता है कि ये वाकई तीसरी के भी लायक नहीं है, तो या तो आप इसको दूसरी में ले लीजिएगा या फिर हम स्कूल से बाहर निकालें, हम एडमिशन से बाहर निकालें। फिर वंदना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। जो ना पढ़ने का सिलसिला है वो बरकरार रहा 2-3 महीने और, क्योंकि मैं MPV कॉलोनी में रहता था, वहाँ पे भी खेल कूद और इन सब चीज़ों में या प्लेजर गेम है या जो भी गेम है उनमें एंगेज रहता था। उसके बाद पढ़ने में ललक आ गई और समझ में आने लगी चीज़ें, और अपने आप से फिर मैं पढ़ाई करने लगा आगे की। और फिर जीवन कैसे चलो शिक्षा का अच्छा चला। एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर था, पढ़ता रहा। तो 12th तक, फिर 5वीं तक फिर वंदना में पढ़ा। फिर हम क्राइस्ट स्कूल में 6th क्लास से लेकर 12th तक पढ़ा।
6 क्लास से लेकर 12th तक क्राइस्ट स्कूल में पढ़े। 12th के बाद फिर एक जीवन पथ ऐसा बन जाते कि अब कुछ करना है, चूँकि आप सेना क्षेत्र में हैं और गुना को जो परिवेश है वो सेना के प्रति बहुत ज़्यादा टच में नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान बॉर्डर के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब लोग आर्मी में चले जाएं, थल सेना में चले जाते हैं, और जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं हमारे देश के वहाँ के लोग नेवी में चले जाते हैं। गुना इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर है। तो पर आपको रुझान ये मेरा जो रुझान है वो टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं तो खेल से आया। क्योंकि पढ़ाई में 4th 5th में मैं पढ़ाई ठीक ठाक से करने लगा था, लेकिन तब भी मैं खेलने में बहुत उत्सुक था। चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट है, फुटबॉल है, सारी चीज़, सारे मतलब खेलने को मिल जाए तो कोई गेम के लिए मना नहीं करता था। फिर मैं जब 10th क्लास में जब ट्यूशन पढ़ रहा था तो एक मैंने 10th क्लास में ट्यूशन लगाई थी उपेंद्र सिंह सेंगर के यहाँ। तो वो उनने एक CDS एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो कई बार वो चर्चा करते थे, मोहम्मद नासिर भाई साहब हैं जो आज की डेट में वो भी सेना में हैं, तो उनके बारे में बातचीत करते थे कि उनका सिलेक्शन हो गया, मैंने भी CDS एग्ज़ाम दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो लेकिन हर बार वो जिक्र करते थे कि फ़ौज में खेलने को बहुत मिलता है, अगर तू खेलना चाहता तो फ़ौज में चले जा। अच्छा। शायद उनने मजाक में बोला होगा। तो लो मेरे दिमाग में वो लगे। तो उनसे ही परामर्श लेके फिर मैंने बताया तो मैं कैसे जाता हूँ, तो फिर मैंने NDA की तैयारी 11th में चालू करी। गुना में ही रहते हो? गुना में रह के मेरे पास जितना भी किताबें थी जो मैं मार्केट से ले सकता था, और उनके परामर्श से थोड़ा मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। जब आपने NDA की प्रारंभिक तैयारी करी तब गुना में कोई ऐसा आपको साथी है तो या NDA को कोई माहौल है तो गुना में? नहीं, कोई माहौल नहीं था। मेरे को जो भी दिमाग में ये आ गई कि मुझे सेना में जाना। बस मेरे को जो हेल्प मिलती थी वो उपेंद्र भाई से मिलती थी। तो जो किताब उन्होंने मुझे बता दी कि यार ये यूनिक किताब है तो ये पढ़ लेना, ये NDA की मैथ्स की है, ये कर लेना, इंग्लिश की किताबें हैं। और एक मेरे ही कॉलेज में जोजी वर्गेश थे, मुझसे सीनियर थे राय स्कूल में, तो वो भी NDA का एग्ज़ाम दे चुके थे। तो एक आध बार उनसे मिला। तो ये दो लोग थे जिनके बारे में अपन जानकारी थी, लेकिन शायद मेरी तैयारी उस टाइम पे उतनी नहीं थी, तो शायद मैं कुछ नंबरों से रह गया था। थोड़ा NDA के बारे में भी बताओ हमें कि जो क्या है, मतलब आज के बच्चा चाहे तो वे कैसे तैयारी करें। हालांकि मैं NDA के साथ साथ आपको 2 एंट्री के बारे में बताऊंगा जो कि 12th के बाद है। एक होता है नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन, जो कि बच्चा 12th क्लास में अपीयर करके या 12th के बाद उसको दे सकता है। और इसी तरीके से एक एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जिसकी जानकारी लोगों को NDA की फिर भी जानकारी है, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम की जानकारी कम है लोगों को। वो क्या होता है कि 12th में आपके अगर 70% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मतलब जो PCM में अगर 70% आप वो है तो आप अप्लाई करते हो, आपको रिटन टेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। आपको डायरेक्टली, अगर आपका मेरिट में नाम है तो आपको डायरेक्टली कॉल किया जाता है। आपके साथ क्या स्थिति बनी थी? मेरे साथ स्थिति बनी कि NDA में नहीं हुआ मेरा। काफ़ी निराश रहा मैं। फिर मेरे पास जो दूसरा विकल्प था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने फिर दूसरे विकल्प को किया। और उसके बाद मैं उस समय फ़ौज में जाने के विचार को छोड़ चुका था, त्याग दिया कि भैया अब NDA में हुआ नहीं, और एज लिमिट मेरी, क्योंकि मैं तीसरी में फेल हो चुका था, तो मैंने करीब 19 से कम साल में 12th की थी, तो मेरे पास अगला चांस था ही नहीं। तो मेरे पास एक ही चांस था और मेरा NDA में हुआ नहीं। तो मैंने उस क्षण के लिए उस को छोड़ चुका था। और मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा भी कोई एंट्री होती है, तो फिर मैंने बोला कि जो दूसरा विकल्प है इंजीनियरिंग करने का, वो मैंने विकल्प चुना। उस वक्त कुछ प्राइवेट कॉलेज नए खुले थे मध्य प्रदेश में, तो मेरा सिलेक्शन ITM ग्वालियर में हो गया था। उसके आगे की जर्नी? ITM ग्वालियर में सिलेक्शन होने के बाद मेरा सफ़र अच्छा रहा। पढ़ाई में फिर मैं पीछे नहीं रहा। खेल के साथ पढ़ाई भी ठीक चलती रही मेरी। पढ़ाई में अच्छा रहा, पूरी इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट हुई, लेकिन दिमाग में था
कहीं ना कहीं कि फ़ौज में जब भी मौका मिलेगा तो जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन विकल्प समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं किया। इंजीनियरिंग जब मेरी चल रही थी तो 3rd और 4th ईयर के बाद 9/11 का अटैक आया, उसी दौरान हमारी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद 9/11 अटैक की वजह से कम 2 साल तक, जैसा कि हमें पता है कि भारत में स्लो डाउन था। तो मैंने इंजीनियरिंग की थी कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नौकरियां, जॉब्स, रिसेशन आया तो नहीं थी। तो मैं गुड़गांव गया, क्योंकि गुड़गांव में मेरे सबसे बड़े भाई रहते थे वहाँ पर, तो मैं उनके पास गया। जॉब करते थे? हाँ, वो जॉब करते थे वहाँ पर, तो उनके साथ रहा। वहाँ जॉब करने के बाद मैंने कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी से फाइनेंशियल किसी से हेल्प लूँ, मैं अपना खुद स्वयं सक्षम रहना चाहता था। तो मैंने वहाँ पर कुछ जो वहाँ के प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनमें मैथ्स की कोचिंग करी। और एक जो वहाँ पर गुड़गांव में एक फेमस कॉलेज है, ITM कॉलेज था 23 सेक्टर में गुड़गांव में, उसमें मैंने एडॉक बेसिस पे लेक्चरशिप करी। तो वहाँ पर मैं इंजीनियरिंग के 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाता था और बाकी अपनी कोचिंग करता था। सेना से अभी पूरी तरह ध्यान हटा हुआ था। सडनली 6 महीने के बाद करीब मैंने एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में, जो कि एक एंट्री होती है आर्मी में, टेक्निकल ग्रांट कमीशन, जो TGC एंट्री होती है, उसके बारे में मेरे को देखा कि उनने कॉल मांग। फिर मैंने अपने जो भी उपेंद्र भाई साहब वगैरह थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसी भी एंट्री होती है तो कर सकते। तो मैंने तुरंत उसमें आवेदन दिया और अप्लाई किया, और शायद 20 से 25 दिन में आपका उनका कॉल लेटर भी। कौन से सन की बात होगी जी? ये बात है सन 2003 की। 2003। और इंटर कब हुआ? तो 2002 में। 2002 में नहीं, इंजीनियरिंग 2002 में हो गई थी। इंजीनियरिंग 2003 में ये हमने आवेदन दिया। और उसके बाद देने के बाद समय कम था, एक छोटा मोटा वहाँ पर दिल्ली में काफ़ी कोचिंग है। इसमें जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, वो आर्मी का 5 डे का इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए सब शायद 2 हफ्ते का टाइम था, तो 8-10 दिन उसकी ट्रेनिंग ली, और वहाँ ट्रेनिंग लेके उसका एग्ज़ाम देने गए इलाहाबाद में, और वहाँ पर 18 SSB से, इलाहाबाद में, हाँ 18 SSB से सिलेक्शन हुआ। इस दौरान जो 4 साल को समय रहो, 4-5 साल को बीच में, जब दौरान परिवार को सहयोग आपके प्रति पॉजिटिव रहो, सकारात्मक? हाँ, पूरा रहा, क्योंकि मेरा जो सहयोग है मेरी मदर के प्रति की तरफ से बहुत ज़्यादा था। कि मेरी मदर में यही क्वालिटी थी कि वो किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं देती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई किताब कभी नहीं मना करती। कभी नहीं मना। क्योंकि मेरे फादर, क्योंकि जब हम गुना में आए 87 में, और 1990 में मेरे फादर एक्सपायर हुए जी। तो 1990 से लेकर 2003 तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। क्योंकि हर तरीके से, मतलब शायद उस टाइम पे 1200 या 1500 रुपये पेंशन थी उनकी। बिल्कुल उस टाइम पे, और 4 लोगों को पढ़ाना था। तो वो समस्या रहती थी, पैसे की बहुत समस्या रहती थी। मगर सक्सेना साहब, ये भी तय बात है कि जब हम संघर्षण के दौर से निकल के जब कोई मकाम हासिल कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वे संघर्ष के दिन लोगों के सामने शेयर करने में भी हमें अच्छे लगते हैं। जो आप बता रहे हैं माँ के बारे में, अपने परिवार के बारे में। 3री क्लास में फेल होने के बाद और गुना के वंदना स्कूल में बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से एडमिशन लेने के बाद, जब आप 5वीं क्लास के बाद स्वतः क्राइस्ट स्कूल में पहुंच गए, तो 6वीं से लेकर और 12वीं तक का जो दौर है, वो भी किसी भी सफल जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दौर होता है। तो उस दौर की थोड़ी बातें बताओ कि कैसे आपके कदम जब दिशा में बढ़े। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला भैया। मेरे को जो लगता है कि जो मेरा 3री से 5वीं का था, वो तो एक बस उसमें एक पॉजिटिव है कि मैं पढ़ाई की तरफ मेरी थोड़ी सी आई ललक बढ़ी और मैं पढ़ाई चालू करने लगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट है वो मेरा क्राइस्ट स्कूल रहा। क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे उसी दौरान, जब मैं 5th क्लास में था। उसके तुरंत बाद ही मैं स्कूल में आया, क्राइस्ट स्कूल में आया। और क्राइस्ट स्कूल में मैंने एक अलग माहौल देखा। मुझे क्राइस्ट स्कूल में जब मैं आया तो मेरे को देखा कि वहाँ पर
काफ़ी इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, एक्सटेम्पोर होता है, एलोक्यूशन होता है, आपका हर साल एनुअल फंक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चालू किया। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस और खेल लीडर भी होते हैं हर दौर का। हर वहाँ पर उस टाइम पे 3, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर लेवल पे हाउस होते थे, उनका अलोकेशन होता था। ये मेरे लिए एक नई बात थी। और एथलेटिक्स इवेंट होते थे। तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों से मेरे को काफ़ी हुआ। टीचर भी मुझे मिले, एक नाम लेना चाहूँगा, एक कोरियन टीके करके सर थे, फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खेलते थे। तो मेरा सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल था। तो मैं कुछ भी हो जाए, बाकायदा शाम को मैं हाई स्कूल में फुटबॉल खेलने जरूर जाता था। वो खुद भी खेलते थे, तो काफ़ी इंस्पायर करते थे। फिर एक वो थे, बाकी जो बीच में मेरे को बाकी स्कूलों के 7th 8th 9th में काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर मिले, जिनने एकेडमिकली भी मेरे को काफ़ी बढ़ोतरी करी, पढ़ाई लिखाई में मेरी समझ बढ़ाई, मेरी व्यवहारिकता का ज्ञान बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जो मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रहा था, आज समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ बिल्डअप हो रही है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। और जब इस कॉलेज में गया तो, या मैंने सेना में जब गया तो, और सेना के जाने के बाद भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिला। बचपन की कोई ऐसी यादें कि जे सोच सोच के कभी कभी ऐसा लगत हुए कि काश फिर गुना चलें और उन लोगों के बीच में कुछ समय बिताया जाए? नहीं, बहुत यादें हैं। मेरा जो मेरे टीचर थे, और मेरे उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। कोई दोस्तों के नाम? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड था हेमराज सिंह, विकास राजौरिया। हेमराज करार जो आजकल पॉलिटिक्स में है, उपाध्यक्ष है गुना का। विकास राजौरिया जो कि भी जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, मोहनपुर डैम उन्होंने बनवाया है, मोहनपुर कुंडलिया प्रोजेक्ट का। उसके बाद भानु प्रताप सिंह है जो कि MGM कॉलेज में है। जी जी। बहुत सारे लोग हैं। ये खास तौर से ये लोग थे जो मेरे साथ बैक बेंच पे बैठते थे। और ऋषि अग्रवाल था, राहुल जैन था, गुना के बामोरी के विधायक हैं। ये सब लोग था, हमारा अच्छा ग्रुप था, और सब मिलके रहते थे और सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। और अमित अरोड़ा था। मैं बोलूँ जैसे विकास राजौरिया है, तो कन्वेंस उसका ही था। उसी की हीरोपुक से साइकिल से, हीरोपुक से घर से आता था, उसी की हीरोपुक से जाता था। हेमराज था। तो सब चीज़ों में मतलब कई महसूस, दोस्तों का जीवन में भरपूर सहयोग, बहुत ज़्यादा सहयोग। आज उन सबसे संपर्क में है, मिलते हैं। और मगर सक्सेना साहब, हमारी जो जानकारी हमने आपके बारे में जो प्राप्त करी आपके अपनों से, तो हमें जानकारी लगी कि मैत्री के अलावा भी आपकी एक बेटी और है। और जिज्ञासा हमें जब बात की है कि वो बेटी आपने गोद ली, मगर जैसे कि आपकी एक बेटी है तो अमूमन जो हमारे सामाजिक ताना बाना है, बाकी अनुसार हम बेटा है गोद लेते हैं अगर लेने की ज़रूरत भी पड़े तो, मगर बेटी आपने गोद ली, बाकी पीछे आपकी सोच हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक तक पहुँचे। ओके, बिल्कुल आपका जानकारी बिल्कुल सही है। मेरी जो दूसरी बेटी है, मेरी पहली बेटी जो है बायोलॉजिकल चाइल्ड है। सेकंड जो डॉटर है अंजलि सक्सेना जी, उसको हमने आज से 5 साल पहले, जब वो 7 साल पहले, जो कि 5 साल की थी जब हमने उसको गोद लिया। बेसिकली मैं और मेरी वाइफ दीपाली, हमारी एक ही डॉटर थी, तो हम एक बच्चे के साथ चल रहे थे। जो हमारा ये डिसीजन था कि घर में बातचीत होती है कि भाई दूसरा बच्चा होना चाहिए, परिवार कंप्लीट होना चाहिए, फैमिली पूरी होनी चाहिए। तो मैंने उसे बोलता था कि यार एक बेटी है, वही पूरी है, इसका ही हम ध्यान रख लें और अच्छे से इसको रेस कर लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन थोड़ा सा दबाव था बाकी लोगों से, तो उसके मन से एक बार मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूं। तो ये जो इच्छा थी वो मेरी वाइफ की पहले थी। तो मैंने बोला ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर हमने बोला कि ठीक है, एक दूसरा जो बच्चा है हम अपना नहीं करेंगे और हम दूसरा बच्चा गोद लेंगे। आपको गोद लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। खासकर बच्ची की नहीं, मेरे ख्याल से दोनों की है। लड़कियों के लिए तो है ही है, क्योंकि आपको जो जैसे कि मैंने अपनी बेटी को दिल्ली से गोद लिया था, आपका पूरा फाइनेंशियल, आपका हाव भाव, वाइफ क्या करती है, हस्बैंड क्या करता है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, तो उस तरीके से नहीं दिक्कत आई। मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं आई। और प्रक्रिया चली कम से कम 3, 4, 5 महीने की प्रक्रिया होती है। और सारी प्रक्रिया को पार किया और फिर हमने उसका बेटी को गोद लिया। तो आज जब आप ड्यूटी से लौटत होंगे और दोनों बेटियां आपकी बाहों में आती होंगी, तो निश्चित रूप से आप जो खुशी महसूस करते होंगे बाकी कल्पना नहीं की जा सकती। और चलत चलत एक आखिरी प्रश्न, इतनी संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बाद आप इस मुकाम पे पहुँचे, तो पूरे देश के युवा जो भी यह कार्यक्रम में देखेंगे और ख़ासकर गुना के युवाओं को का संदेश दे वो चाहेंगे? संघर्षपूर्ण आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरा मैं। और जब भी, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मैं सैन्य जीवन में आऊँ, आर्मी में आऊँ, तो मैंने जब भी मौका मिला तो उसकी जानकारी और हमेशा हासिल करी। और जब जानकारी हासिल हो गई तो उसके लिए प्रयास किया। और शिक्षण काल में फेल हो वो कोई मायने नहीं, वो मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप चाहे तीसरी में फेल हो जाओ, या आपका एनडीए में नहीं हो, या आप कोई और परिस्थिति हैं जिसमें इंजीनियरिंग में कोई आपको सेटबैक लग जाए, आप प्रयास करते रहिए। आप थोड़ा सा भटक जाते हैं, आप थोड़ा और फोकस करिए और प्रयास करिए, तो आपको एक समय आता है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लग जाती है। तो मेरे को लगता है कि आदमी का इंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सैन्य जीवन में जाने की बात है। बाकी जो आपने प्रश्न करा युवा को संदेश के लिए, मेरे ख्याल से जो युवा हैं, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ मैं, काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ। और स्कूल के, कॉलेज के, या जैसे भी जिन लोगों ने स्कूल और कॉलेज कर लिया, उन सब के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, व्यवहारिकता का ज्ञान बढ़ाएं, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को फोकस करें। क्योंकि क्योंकि आज की डेट में जब तक आप डीक्लटरिंग नहीं करेंगे, आपको शायद किसी भी टारगेट को पाने में मुश्किल होगी। पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो नहीं, बहुत जानकारियाँ आप, हाँ, पहले जानकारियाँ कम थी, आपको जिस दिशा में जाना उसकी जानकारी लेनी पड़ती थी, तो आप लेते ही चले जाते थे। आज की डेट में क्या जानकारी इतनी ज़्यादा है कि आप उसकी वजह से दिग्भ्रमित हो सकते हैं। आप आपके टारगेट बहुत जल्दी मिस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले आदमी के टारगेट कम मिस हो सकते थे, आज की डेट में ज़्यादा हो सकते हैं। उसके दूसरा ये है कि जो युवाओं का जो अत्यधिक, मतलब मैं कहूँगा ओवर जो कर देते हैं, जो सोशल मीडिया या उसका में जो इंटरेस्ट है वो एक लिमिट से ज़्यादा है। बिल्कुल। उनको कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि वही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा और आपकी चीज़ें आसान होगी। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। बिल्कुल। क्योंकि मैं आजकल के जो युवा मिलते हैं उनको मैं देखता हूँ कि वो हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं अपनी अगर जो आप कह रहे हैं सक्सेस या सफलता, मैं उसका एक कारण ये मानता हूँ कि मैंने अपने आप को हेल्थ के प्रति काफ़ी ध्यान रखा, उस तरीके से खेल कूद के, और खेल कूद से अपने आप मेरा हेल्थ हमेशा बना रहा कि आज भी मैं स्वस्थ हूँ। और सक्सेना साहब, निश्चित रूप से आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी इस बात की है कि सेना से अछूते एरिया का एक बच्चा
अपने संघर्षों को करता हुआ इस मुकाम पे पहुंचा और जिस हिसाब से ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सक्सेना साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।